हेलो स्टूडेंट्स, तो लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे पहले हमें पता होना चाहिए एक एंगल के बारे में जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। हमें पता है जब भी लाइट रे एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है, इसमें उसकी देखो लाइट की स्पीड क्या है, कम है, स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा होगी। तो जब भी लाइट रे डेंस से रेयर में जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा कुछ होता है। ये हमारा एक डेंस मीडियम था, ये एक रेयर मीडियम है, ये हमने नॉर्मल बना दी। लाइट रे ऐसे आ रही थी, उसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो कहाँ बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आने के बाद लाइट रे जो है वो बेंड अवे फ्रॉम होते होते बिल्कुल अलोंग द सरफेस ही चली गई। लाइट रे ऐसे आई और अलोंग द सरफेस ही चली गई एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके केस में 90 डिग्री हो गया। भाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो बेंड हो ही रही थी, अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ाएंगे। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो जो हमारा मीडियम होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि लाइट रे जो है वो बिल्कुल अलोंग द सरफेस चली जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। और लाइट रे ना हमेशा कहाँ से कहाँ बेंड होनी चाहिए भाई, हमेशा डेंस से रेयर में बेंड होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो वो अवे जाएगी नहीं, वो तो टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। तो हमेशा लाइट रे डेंस से रेयर में बेंड होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा भी आएगा जिसमें लाइट रे ऐसे आएगी और अलोंग द सरफेस ही चली जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एक हमने पढ़ा था, बहुत आसान सा लॉ था। स्नेल्स लॉ कहता था कि भाई जैसे कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो ये जो डी म्यू आर है, डी म्यू आर, जैसे अगर हमने इसे कंसिडर कर लिया वाटर, इसे कंसिडर कर लिया हमने एयर, अगर डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है डी म्यू आर, जैसे कि अगर डी म्यू आर है तो ये किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता था। ठीक है, डेंस मीडियम कौन ले रखा है हमने, वाटर, म्यू, रेयर मीडियम है एयर, इज इक्वल टू साइन आई। आई तो भाई किसके इक्वल है, इस केस में सी के इक्वल है, अपॉन आर 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन 90, यानी कि साइन सी अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। लेकिन हमें नॉर्मली डब्ल्यू म्यू ए नहीं गिवन होता, हमें गिवन होता है ए म्यू डब्ल्यू। और हमें अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ये भी पता है कि डब्ल्यू म्यू ए म्यू डब्ल्यू का जस्ट उल्टा होता है। मतलब अगर डब्ल्यू म्यू ए साइन सी अपॉन 1 है तो ए म्यू डब्ल्यू 1 अपॉन साइन सी होगा। ये एक छोटा सा रिलेशन है म्यू और सी के बीच में। हम देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी कम होगा। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ये हमें पता चल गया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम म्यू बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल ले लिया, तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि लीस्ट क्रिटिकल एंगल किसका होगा, लीस्ट क्रिटिकल एंगल होगा, लीस्ट क्रिटिकल एंगल उस मीडियम का होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। और ऐसा कौन सा मीडियम है जिसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो, वो है हमारा डायमंड। भाई डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो बहुत कम होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 डिग्री। डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है। मतलब अगर लाइट रे 24 डिग्री पर भी आई ना तो वो क्या बेंड हो जाएगी, 24 डिग्री पर आने पर लाइट रे जो है वो अलोंग द सरफेस चली जाएगी, सरफेस के ही अलोंग चली जाएगी। इसका हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि डायमंड का इतना कम क्रिटिकल एंगल होता है जिसकी वजह से बहुत सारी लाइट रेस 24 डिग्री या उससे ज़्यादा डिग्री पर आ सकती है। तो बहुत सारी लाइट रे नॉर्मल रिफ्रैक्शन करने के बजाय या तो अलोंग द सरफेस चली जाएगी या करेगी TIR, जो अब हम आगे सीखने वाले हैं, जिसकी वजह से डायमंड को अगर हम रोशनी से अंधेरे में लेके गए ना तो थोड़ी देर तक वो चमकता ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक बार लाइट आ गई, लाइट आने के बाद ना वो तुरंत बाहर नहीं निकलती। कुछ लाइट रे अलोंग द सरफेस चली जाती है और कुछ लाइट रेज ऐसी भी होती है जो TIR करने लगती है। तो भाई लीस्ट क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का, जो हम याद रखेंगे 24 डिग्री। और एक और किसी का क्रिटिकल एंगल हमें याद रखना है, ग्लास का। आसान भी है, इसका 24 डिग्री है और ग्लास का है 42 डिग्री। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री और डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम है 24 डिग्री। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो उस केस में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एयर के केस में या वैक्यूम के केस में अगर बात करी जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, उसका क्रिटिकल एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारी एयर का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री नॉर्मली। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एयर का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल उसका होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो, वो होता है एयर या वैक्यूम का। और क्रिटिकल एंगल हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 90 डिग्री। एयर का क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है, डायमंड का 24 डिग्री और ग्लास का होता है 42 डिग्री। भाई अगर लाइट रे इस क्रिटिकल एंगल पर आई तो वो अलोंग द सरफेस चली गई, जब इससे कम वाले एंगल पर आ रही थी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही थी। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, जब वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हुई तो वो अलोंग द सरफेस जाने लगी। अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल से और ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा भाई, अगर इससे भी ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना तो अब वो क्या होगा, उसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। इससे और ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, जब वो यहाँ आ जाए, मतलब उसका क्या होने लगेगा, वो इस मीडियम में जाएगा ही नहीं, वो इसी मीडियम में दोबारा से आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। वो क्या शो करने लगेगा, रिफ्लेक्शन। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि अगर लाइट रे बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पर आती है, बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पर, जैसे ऐसे करके, अगर ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो ये अलोंग द सरफेस चली जाएगी। और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो क्रिटिकल एंगल है ये म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो लीस्ट क्रिटिकल एंगल होता है सबसे डेंस मटेरियल के, यानी कि डायमंड के, और वो होता है 24 डिग्री। आगे बढ़ जाते हैं, ये जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, और किस पर डिपेंड कर सकता है, ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है भाई। वेवलेंथ पर, ये वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है भाई, जिस मीडियम का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिस मीडियम की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। हमें पता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा,
और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। मतलब हमें पता है रेड की स्पीड ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेड का जो क्रिटिकल एंगल होगा, रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है, रेड का जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो ज़्यादा होगा। ऐसे ही अगर हम वॉयलेट की बात करें, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, वॉयलेट की स्पीड कम होती है, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल कम होता है। जो हमारा वॉयलेट है ना उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, रेड है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। और इन दोनों के बीच में होगा येलो का। विबग्योर में येलो बिल्कुल बीच का माना जाता है ना, तो रेड का सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल होता है, वॉयलेट का सबसे कम क्रिटिकल एंगल होता है, और येलो का क्रिटिकल एंगल थोड़ा बीच में होता है। तो भाई अगर जैसे हमें दे दे कि ये हमारा ना 3 नॉर्मल हमने बना दी, 3 लाइट रेज आ रही है बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज का मतलब क्या है, ये एंगल तीनों में इक्वल होगा। एक हमारी है रेड, एक है येलो और एक है वॉयलेट या फिर ब्लू। ठीक है, तो ऐसे 3 लाइट रेज आ रही है। कह रहे हैं कि येलो तो बिल्कुल अपने क्रिटिकल एंगल पर आ रहा है, येलो बिल्कुल अपने क्रिटिकल एंगल पर आ रहा है, तो येलो बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पर आ रहा है। तो तीनों लाइट रेज का हमें पाथ ट्रेस करना है कि आगे ये लाइट रेज कैसे जाएंगी। तो भाई देखो ये रेड कंपोनेंट, ये येलो, ये अगर इसका क्रिटिकल एंगल जैसे हमने मान लिया 42 डिग्री है, ठीक है, इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो ये 42 डिग्री पर ही आ भी रहा है, तो ये भी 40, तो भाई ये तीनों 42 डिग्री पर ही आ रहे हैं। अब येलो का क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है, तो येलो वाला कॉम्पोनेंट का तो बिल्कुल क्या हो रहा है, येलो का क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री और लाइट रे भी 42 डिग्री पर आ रही है। इसका मतलब वो बिल्कुल अलोंग द सरफेस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। अब हमें इतना भी क्लियर है कि सबसे ज्यादा देखो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसका क्रिटिकल एंगल इसका मतलब सबसे ज्यादा होता है, तो इसका क्रिटिकल एंगल 42 से तो ज्यादा ही होगा, हमने मान लिया 44 डिग्री। और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है, स्पीड सबसे कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम, तो इसका क्रिटिकल एंगल हमने मान लिया 40 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल एंगल 44 डिग्री है, लाइट रे आ 42 डिग्री पर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन करेगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन करेगा। नॉर्मल रिफ्रैक्शन मतलब ये डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है भाई, तभी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। वाटर से एयर में जा रहा है, तो ये क्या होगा, वाटर से एयर में जाने पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, ये अलोंग द सरफेस। और वॉयलेट का क्या होगा, वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल जैसे 40 डिग्री है और वो लाइट रे 42 डिग्री पर आ रही है, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा। अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल होता है ना, तो वो अपने ही सरफेस के अलोंग वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन होने लगता है। एक ऐसा मतलब ग्लास जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा ही नहीं, और इस पर्टिकुलर एंगल को हम मतलब क्रिटिकल एंगल से ही एंगल ज्यादा ही होगा, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्रैक्शन जैसा ही होगा। ये भी एंगल 42 डिग्री। हमने वैसे बहुत शुरू में पढ़ा था कि अगर ये जैसे ग्लास है ना, तो ग्लास के थ्रू थोड़ा सा पार्ट जैसे ये लाइट रे आई तो थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आया है भाई जिसमें ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कोइंसाइड कर रही है, ये दोनों एक ही लाइट रेज है ना। होता ये तभी है जब लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही हो, लेकिन खास बात क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अब ये एक ही रेज हो चुकी हैं, ये दोनों कोइंसाइड करती हैं,
पहले हमने सीखा था जैसे ये ग्लास है, ये एयर है, तो जब लाइट रे आती थी ना तो वो कहाँ बेंड हो जाती थी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती थी। अब क्या होगा, अब ग्लास से एयर में जैसे लाइट रे आ रही है ना, और थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्लेक्ट तो होता ही था। अब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही रे में कोइंसाइड कर रही है। पहले हमने पढ़ा था ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी इंसिडेंट रे से, क्योंकि इंसिडेंट रे दो हिस्सों में टूट रही है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, थोड़ा सा पार्ट रिफ्रैक्ट भी कर रहा है। हमें पता है ग्लास जो होता है ना, ग्लास नॉर्मल ग्लास, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है। कभी कभी तो हमें ग्लास दिखता भी नहीं है, हम टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास में रिफ्लेक्शन कम होता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, रिफ्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, 100% रिफ्लेक्शन ही होता है। इस वजह से हमें अपनी इमेज दिखने लगती है प्लेन मिरर्स के थ्रू। तो भाई इस केस में क्या होगा, जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की है उतनी ही इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे की भी होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं। एक चलो जी, तो मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये कोइंसाइड करेंगे और इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल इंसिडेंट रे जैसी होगी। और एक और खास बात, अच्छा अगर हम सोचना चाहें कि क्रिटिकल एंगल जो हमने पढ़ा है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, उनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर उनकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उनका म्यू कम हो जाएगा। अगर म्यू कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है। अब हम कुछ प्रिज्म डिस्कस कर लेते हैं जो लाइट रे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तो हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है कि होता क्या है। लाइट रे जो है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही होती है और उसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाले लॉज ही फॉलो होने लगते हैं। इस केस में जो ये रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्रैक्टेड रे है ये कोइंसाइड करती हैं, इनकी इंटेंसिटी बिल्कुल इंसिडेंट रे जैसी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पता है ये मिरर के रिफ्लेक्शन से भी बेटर है, क्योंकि मिरर के रिफ्लेक्शन में थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट रे का, बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, है ना। उसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा सा पार्ट 99.9 तो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया, बाकी थोड़ा सा पार्ट अब्जॉर्ब हो गया। इसमें क्या होता है, अगर इसकी इंटेंसिटी जितनी है उतनी ही इंटेंसिटी इसकी है। इंटेंसिटी बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ती, जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की होती है उतनी ही रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे की होती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। इसको हम ना एक यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, बहुत दूर तक अगर हमें मैसेज कैरी करना होता है तो एक होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम अंदर कोर जो होता है और अंदर जो कोर होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कोशिश करता है कि ये मीडियम रेयर हो, ये मीडियम डेंस हो, कोर क्लैडिंग। तो उससे क्या होता है, लाइट रे जो है एक बार इसमें हम सिग्नल भेजते हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते 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 दूसरे एंड तक जाता है। खास बात, बिल्कुल भी इंटेंसिटी वेस्ट नहीं होती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कोई इंटेंसिटी वेस्ट नहीं होगी। जो सिग्नल भेजा है वो TIR करते 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 लास्ट तक आ जाएगा। जो हमें डायमंड दिखता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा होता है। उसमें क्या किसी में भी चल सकता है, लेकिन डायमंड में क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो बहुत सारी लाइट रेस ऐसी है जो 24 डिग्री को तो क्रॉस कर ही सकती है। भाई एयर का इतना ज़्यादा है 90 डिग्री के एंगल को क्रॉस करना हर लाइट रे की बस की बात नहीं है, लेकिन हर लाइट रे 24 डिग्री से तो ज़्यादा पर पड़ ही सकती है। और जो भी लाइट रे 24 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगी ना, फिर वो TIR करने लगेगी और वो अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती रहेगी और बहुत देर बाद बाहर आएगी। इस वजह से डायमंड जो है वो जगमगाता है ना, चमक शो करता है। उसे अंधेरे में भी रख दो ना, थोड़े टाइम तक वो जगमगाता रहेगा, चमकता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लाइट रे एक बार पड़ गई वो बहुत देर बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते 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 फिर बाहर आती है। ठीक है, कुछ लाइट रे अलोंग द सरफेस भी चली जाती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली 24 डिग्री पर आई हो। कुछ हम TIR के प्रिज्म्स भी यूज करते हैं। कभी कभी हम हॉरर मूवीज में भी देखते हैं भाई
कि हमें क्या दिखता है, उल्टी इमेजेस दिखने लगती हैं, कोई दीवार पे चढ़ रहा है, कोई कुछ, तो वो सब उसमें हम क्या यूज़ करने लगते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स यूज़ कर लेते हैं। देखो कितना आसान सा काम है। जैसे अगर हमें चाहिए, ये हमने एक ऐसा प्रिज्म यूज़ कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, और क्योंकि ये ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिया है, तो ये 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, ऐसा हमने एक प्रिज्म ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दीवार पे चलाना है किसी को, तो हमें 90 डिग्री से डेविएट करना है। हम मतलब नॉर्मल ग्राउंड पे चल रहे हैं और हमें चाहिए इमेज जब वो दीवार पर चले, मतलब 90 डिग्री से हो रिफ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, बस एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, हमें पता है लाइट रेज ऐसे पड़ेंगी। अब ये लाइट रेज तो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही है, 90 डिग्री पर जो आती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल। 90 डिग्री पे लाइट रे बिना डेविएट हुए ऐसे ही चलती रहती है ना। 90 डिग्री पर तो हमारा स्नेल्स लॉ भी फेल हो जाता था। अब क्या होगा, इसमें हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, इसकी नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो भाई, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस छोटे वाले ट्रायंगल पर अगर हम फोकस करें तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री आएगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो नॉर्मल तो बिल्कुल 90 डिग्री पर आती है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री, जबकि हमें पता है ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल को तो क्रॉस कर गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब अब इसका क्या होने लगेगा, इसका मतलब इसका अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। ये जो लाइट रेज है ये क्या करेगी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बाहर नहीं जाएगी, ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगेगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ऐसे ही इसके केस में अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल 45 आ जाएगा, जो 42 से तो बड़ा ही है, इसका भी TIR होगा। जो ऑब्जेक्ट ऐसा था, अब उसकी इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। तो हमने 90 डिग्री से, हमने क्या करा, इमेज को 90 डिग्री से ना डेविएट कर दिया, हमने इमेज को 90 डिग्री से डेविएट कर दिया। अगर हमें मन करे 180 डिग्री से डेविएट करने का, तो हम क्या करें, 180 डिग्री से डेविएट करने के लिए इस बार हम ऐसे रखेंगे, वही 90 45 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है हाइपोटेन्यूज की साइड, तो क्या होगा, एक लाइट रे तो बिल्कुल सीधी आएगी, जो 90 डिग्री पर आती है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ये लाइट रे 90 डिग्री पर आएगी। फिर इस सरफेस के थ्रू अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो ये एंगल 45 था, ये 90 था, ये 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 आ जाएगा, ऐसे ये एंगल भी 45 आ जाएगा। अब ये एंगल 45 42 से बड़े हैं, तो इनका TIR होने लगेगा। TIR मतलब ये 45 है तो ये भी 45, ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इस सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और फिर से इनका क्या होगा, TIR हो जाएगा। और हमने जो ऑब्जेक्ट ऐसा था उसकी इमेज कुछ ऐसी बना दी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग। अगर हमें 180 डिग्री से ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है और उसे हमें 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल मिरर इमेज जैसी बनेगी, मिरर की नहीं इमेज बनती है ऐसे करके, हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उसकी इमेज ऐसी बन जाती है। लेकिन इसमें हमें खास बात क्या दिखेगी, इसमें ना कोई भी इंटेंसिटी लूज नहीं होने वाली। जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो नॉर्मल प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से बेटर इसलिए होता है क्योंकि प्लेन मिरर में एक तो पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम मिरर को पॉलिश नहीं करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखेगा। दूसरी बात, ये जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं इनमें थोड़ी लाइट रे अब्जॉर्ब ज़रूर होती है,
तो थोड़ी सी इंटेंसिटी वीक हो जाती है, लेकिन इसमें कोई भी इंटेंसिटी वीक नहीं होती, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वही रिफ्रैक्टेड रे है। तो बिल्कुल जो इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी थी वही रिफ्लेक्टेड रे की भी इंटेंसिटी होगी। इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स में TIR का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, डेजर्ट्स में हमें मिराज दिखने लगते हैं, ऐसी इमेजेस दिखने लगते हैं कि डेजर्ट में हमें पानी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा भी कोई खास रीज़न नहीं है। मिराज में हमें क्या दिखने लगता है? मिराज में ना हमें ऐसे लगने लगता है कि डेजर्ट में पानी है। तो होता क्या है भाई, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पता है जो हॉट एयर होती है ना वो लेस डेंस होती है, हल्की सी गैस होती है। जो गर्म हवा होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है। तो अगर वो लेस डेंस होगी और ऊपर वाली एयर ज़्यादा डेंस है, नीचे वाली एयर लेस डेंस है क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब ये वाली लेयर क्या हो गई? डेंस। नीचे में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये हो गई रेयर। तो लाइट रे डेंस से रेयर में आने लगेगी। जब लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में आने लगेगी तो TIR का वो तो हो ही सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो वो है ज़रूरी चीज़ें, नेसेसिटीज़ है। पहली चीज़, एक तो लाइट रे डेंस से रेयर में जानी चाहिए, लाइट रेज हमेशा डेंस से रेयर में जाएगी। और दूसरी बात क्या है, लाइट रे जो क्रिटिकल एंगल, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब लाइट रे डेंस से रेयर में जा रही है, हम चले जा रहे हैं, तो चलते चलते एक एंगल ऐसा भी होगा जिसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाएगा। उस केस में अगर हम किसी दूर वाले पेड़ पर फोकस कर रहे हैं, हमें कोई दूर से पेड़ दिख रहा है और हम चलते चलते एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस केस में TIR होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा और उस पेड़ की इमेज हमें ऐसे नीचे दिखने लगेगी। अब हम ऐसा तो सोचेंगे नहीं कि पेड़ ऊपर खड़ा था उसकी इमेज नीचे बन रही है। हमारा दिमाग अपने आप इंटरप्रेट करने लगेगा कि उसके आसपास पानी रहा होगा, क्योंकि पानी में ही तो ऐसा होता है, उल्टी इमेज बनने लग जाती है जैसे ये पानी है। हम अपने आप ऐसा इमेजिन करने लगेंगे कि ये पेड़ है, पेड़ के आसपास पानी है तो उसकी इमेज नीचे भी बन रही है। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ऐसा हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा हमें लगने लगता है कि हम दूर वाले पेड़ पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी की वजह से लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में आ रही है ना। डेंस से रेयर मीडियम में अगर लाइट रे आने लगी है तो एक चलते चलते एक ऐसा भी एंगल आएगा जो इंसिडेंस से भी ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा। उस केस में TIR हो जाएगा, पेड़ की उल्टी इमेज बनने लगेगी और हम अपने आप इमेजिन करने लगेंगे कि हाँ आसपास पानी है, जिसकी वजह से हमें डेजर्ट्स में कई बार पानी दिखने लगता है। और हम जब थोड़ा और चलते हैं तो भाई वो फिर नॉर्मल हमें इमेज दिखने लगती है, हमें पता चल जाता है कोई पानी नहीं था, कोई पेड़ की उल्टी इमेज नहीं बन रही थी। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। Thanks for watching. Please like and comment and don't forget to subscribe.